आर्ग्यूमेंट की अगर मैं बात करूं, अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज द स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, नॉट अजम्पशन। अजम्पशन 11 बजे पढ़ाऊंगा, 2 क्लास होंगी आपकी, ठीक है। 11 बजे वाली तो मैंने सही रखी थी, 9 बजे वाली थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई। चलो कोई नहीं, मुझे ध्यान नहीं था, मुझे यार माफी चाहूंगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, समय बिल्कुल भी नहीं खराब करूंगा, समय बहुत कम है क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज वे में मुझे आपको समझाना है। देखो, एक स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। स्टेटमेंट के बारे में आप पहले भी जान चुके हो, जब हमने सिलोजिज्म पढ़ा था तो मैंने आपको स्टेटमेंट की कहानियां पूरी समझाई थी। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, और कथन हमेशा सत्य होता है। कथन क्या है? हमेशा सत्य है, ऑलवेज ट्रू। कथन क्या होता है? कथन जो है वो ऑलवेज ट्रू होता है ना। तो कथन जो है वो हमेशा सत्य होता है, कथन जो है वो हमेशा ऑलवेज ट्रू होता है। लेकिन अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अगर आप आर्ग्यूमेंट की बात करोगे तो आर्ग्यूमेंट एक शब्द है, इसकी हिंदी अनुवाद है तर्क। तर्क आप ऐसा नहीं है जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं, आप तर्क हमेशा करते आए हैं। तर्क मतलब बहस करना ही एक तरीके से, ठीक है। तर्क करने का मतलब जो है वो एक तरीके से बहस करना ही होता है। जब हम किसी के साथ बहस कर रहे होते हैं तो उसी को हम तर्क करना कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी के साथ बहस कर रहे होते हैं तो उसी को हम तर्क करना कहते हैं। तो एक तरीके से आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क करना। तर्क या बहस, इसका मतलब होता है कि जब जब कोई प्रूफ हो, या इसको हम पहले और डिफाइन कर देते हैं आर्ग्यूमेंट या तर्क को दो पार्ट में। तर्क दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और एक होता है वीक आर्ग्यूमेंट। एक होता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, एक होता है वीक आर्ग्यूमेंट। एक क्या होता है? एक होता है वीक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो वीक का मतलब कमजोर, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर या मजबूत। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं? जो इन सपोर्ट ऑफ एविडेंस हो, यानी कि इन सपोर्ट ऑफ एविडेंस, अर्थात तथ्य को सपोर्ट करें, है ना, जो तथ्य के साथ हो या तथ्य को सपोर्ट करें। और ये होते हैं इन अगेंस्ट ऑफ एविडेंस, यानी कि जो तथ्य से अलग जा रहे हो उन्हें हम वीक कहते हैं। देखो, मैं अगर थ्योरेटिकली बात करूं तो ये इनकी थ्योरेटिकल है, बट थ्योरी आपको इतनी समझ नहीं आएगी। इसको हम पहले बेसिक लेकर के चलते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। उस एग्जांपल को समझने के बाद आपको स्वतः समझ आ जाएगा कि आर्गुमेंट कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में हमने कहा कि एक फादर है, कौन है? एक फादर है, और इनके पास 5,000 रुपए हैं। एक पिता है और उनके पास कितने रुपए हैं? उनके पास जो है वो 5,000 रुपए हैं, ठीक है। इनके पास 5,000 रुपीज है। अब इनके दो बच्चे हैं, एक है अमित, एक अमित है नाम का इनका बेटा है, और एक प्रिया नाम की इनकी बेटी है। अब अमित और प्रिया का चक्कर ये हुआ कि अमित और प्रिया दोनों ने डिमांड करी 5,000 रुपए की। अमित ने भी डिमांड की 5,000 रुपए की और प्रिया ने भी डिमांड की 5,000 रुपए की। तो इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने जो है वो 5,000 रुपए का डिमांड किया। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने जो है वो 5,000 रुपए की डिमांड की। अब जब दोनों ने ही डिमांड की तो पिता ने इनसे पूछा कि भाई तुम्हारा कारण क्या है ना, इनसे पूछा कि तुम्हारा कारण क्या है। सेम चीज इनसे पूछी कि तुम्हारा कारण क्या है। दोनों ने अपने अपने कारण बताए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डिसाइड अपने आप हो जाएगा। दोनों ने अपने अपने कारण दिए। कारण का मतलब दोनों ने अपने अपने तर्क दिए। दोनों ने क्या किए? दोनों ने अपने अपने तर्क दिए। जब अमित ने तर्क दिया, उसने कहा देखो आईपीएल आने वाला है पापा, है ना, अगर एक बार मैं मैच खेल लिया ना आईपीएल का तो करोड़ों रुपए मैं अपने आप ले आऊंगा। तो मुझे एक आप क्रिकेट की किट दिला दो। मुझे क्या दिला दो? मुझे जो है वो आप क्रिकेट की किट दिला दो। और प्रिया ने कहा देखो पापा, मैं हूं पढ़ने वाली लड़की, मुझे लेनी है कुछ बुक्स, मुझे लेना है कोर्स, और मुझे भरने हैं एग्जाम के फॉर्म। तो ये सारी चीजें मुझे करने के लिए वो 5,000 रुपए की जरूरत है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो पिता है ये वो 5,000 रुपए किसको देंगे? मतलब ये जो वो पिता है वो 5,000 रुपए अमित को देंगे या प्रिया को देंगे? आप बताइए, मैं तो कह ही नहीं रहा। आप खुद डिसाइडिंग फैक्टर हो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में सोचना आपको है। एग्जाम में बैठ करके भी जितना आप सोचोगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो ये सोचना तो आपको ही है कि यहां पर क्या जो चीज है वो होगी। कह रहे हो कि ये 5,000 रुपए प्रिया को देंगे, मैंने नहीं कहा। आप क्यों कह रहे हो? आपका सोचना क्यों है? क्योंकि आपने कहा सोसाइटी। आप ये क्यों आंसर दे रहे हो? क्योंकि यार हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है वो ऐसा ही है। वो आज भी इस बात को मानता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार। ये हमारी सोसाइटी आज भी ऐसा मानता है ना। तो यहाँ पर ये जो 5,000 रुपए है वो आंख बंद करके ये पिता जो है इनके प्रिया पर इन्वेस्ट करेंगे। अभी लेकिन यही प्रिया कह देती कि नहीं पापा, मुझे वो 5,000 रुपए ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए चाहिए। क्रिकेट किट और ब्यूटी पार्लर, अगर ये दो चीज ऐसे हो जाती फॉर एग्जाम्पल, है ना, अमित तो अगेन क्रिकेट किट मांगता, पापा पे फिर 5,000 रुपए आए, और प्रिया बुक्स वुक्स ले आई, अमित क्रिकेट किट मांगता, लेकिन ये कहती अब चाहिए मुझे ब्यूटी पार्लर के लिए। अब क्यों चाहिए? अब चाहिए मुझे ब्यूटी पार्लर के लिए। तो अब यहां पर भी देखो, दोनों ही, अब यहां पर कितना अच्छा डिफरेंशिएट हो गया। अगर वो ब्यूटी पार्लर के लिए मांगती तो शायद उसको नहीं मिलते, तो अमित को 5,000 रुपए मिलते। तब ये 5,000 रुपए किस पे पहुंच जाते? तब ये 5,000 रुपए जो है वो अमित के पास पहुंच जाते। तो ऐसे ही जब स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन आएंगे तो हमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं, है ना। तो हमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं, फैक्टर्स टू बी कैप्ट इन माइंड, आपको बहुत ध्यान में रखने हैं कुछ फैक्टर्स, जिनके आधार पर आपको बताना है तर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा। पहले मैं आपको बताता हूं कब कब वीक होगा, है ना, कब कब आर्ग्यूमेंट जो है वो वीक होगा। कब कब आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क जो है
वो वीक अर्थात कमजोर होगा। तो कब कब आर्ग्यूमेंट वीक होगा या कमजोर होगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले तो कमजोर होगा कब, जब वहां पर किसी के साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो जब भी आपका कंपैरिजन हो, जब भी आपकी जो है वो तुलना की जाए किसी के साथ भी, जैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा, आपकी तुलना आपके पड़ोसी के बच्चों से की जाती होगी, है ना, आपकी तुलना आपके बच्चों के से पड़ोसियों से की जाती होगी, मतलब पड़ोसियों के बच्चों से की जाती होगी, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है तुलनात्मक आप क्या कहते हो कि पापा यार मुझे उससे कंपेयर मत करो, मम्मी प्लीज मुझे कंपेयर मत करो, है ना, वो ऐसा है वो वैसा है, मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, तो आप खुद भी मना करते हो कंपैरिजन के लिए। तो जब हम कंपैरिजन पर आते हैं, देश दुनिया के कंपैरिजन पर आते हैं, जब हम कहते हैं कि यार भारत की कंडीशन ऐसी है, अमेरिका की ऐसी है ना, चाइना ऐसी ट्रेन चला रहा है, तो चाइना डिक्टेटरशिप भी चला रहा है, ये भी ध्यान दो, है ना, हम डेमोक्रेसी चला रहे हैं। तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में बहुत अंतर है। डिक्टेटरशिप में उन्होंने जो कह दिया वो तुम्हें करना है, उन्होंने कह दिया कि अगर इतने ओलंपिक गोल्ड नहीं आए सबको मार दिया जाएगा, तो मार दिया जाएगा, फिर तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तुम पे अगर उन्होंने लाख रुपए खर्च करें तो 2 लाख रुपए तुमसे निकालेगा, ठीक है। हमारे यहाँ ओलंपिक गोल्ड नहीं आया कोई बात नहीं, हम फिर भी सरकारी नौकरी दे देंगे, है ना। तो ये चीजें, दोनों देशों की कंडीशन अलग है ना। अगर हम कहते हैं कि यार चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया जबकि वो हमारे बाद आजाद हुआ था, लेकिन चाइना में डिक्टेटरशिप है। चाइना में जो उनके राष्ट्रपति ने कह दिया वो फाइनल है ना। जो भाई साहब वो क्या नाम है उसका, चिम योंग योंग जो भी है, उन्होंने कह दिया वो फाइनल है। उन्होंने कहा कि ये काम 10 दिन में होना चाहिए, नहीं सबको फांसी पे लटका दूंगा, लटका देगा। कोविड में पहला इंसान साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में, वो जो चाइना वाला जो नॉर्थ कोरिया है ना उसके पड़ोस वाला, उसमें जो इंसान कोविड लेके गया था उसको गोली मार दी गई थी। हमारे मार देते, नहीं मार सकते। तो दोनों देशों की कंडीशन अलग है, लेकिन हम कंपेयर करते हैं। ऐसे ही तुम्हारे परिवार की और पड़ोसी के परिवार की कंडीशन अलग है ना, लेकिन कंपेयर किया जाता है। तो हम क्या कहते हैं, कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो जब भी आर्ग्यूमेंट आएगा, जब भी तुलनात्मक चीज आएंगी, ठीक है, तो जब भी आर्ग्यूमेंट आएगा, जब भी तुलनात्मक चीज आएंगी, तो वहां पर कंपैरिजन हमेशा गलत माना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंपैरिजन गलत होता है, हमेशा वीक होता है। दूसरा, अगर कुछ ऐसे शब्द दिख जाए, ओनली यानी कि केवल, है ना, केवल मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, या दिख जाए ऑल यानी कि सभी, के सभी लोग बेवकूफ हैं, तो ऐसे शब्द कभी दिख जाए ऑल या ओनली, तो ये भी आपका गलत होगा। ये भी क्या होगा, ये भी आपका जो है वो गलत होगा, है ना, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका गलत माना जाएगा। कुछ हार्ड एक्शन दिखाई दे तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए, कठोर एक्शन। अगर कठोर कार्यवाही आपको कहीं दिखाई दे या कठोर शब्द आपको कहीं दिखाई दे तो आप कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के पर्स चोरी करने पर उसको फांसी की सजा भारत में देने का तो संविधान में नहीं लिखा गया, ठीक है, हाँ चाइना में दे सकते हैं, है ना, यूएई में पहुंच जाओ हाथ कटवा देंगे साहब, चोरी किए हाथ काट दो इसके। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है कि चोरी पर हाथ काट देंगे या चोरी पर जो है तुम्हें जान से मार देंगे। तो इतने कठोर जो है वो प्रावधान भारत में नहीं है, तो ऐसे कठोर एक्शन नहीं होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स में ये शब्द बहुत ध्यान रखने हैं, यहां पर तो आर्ग्यूमेंट हमेशा गलत होगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट और कब गलत होगा, जब इररिलेवेंट बात की जाए। इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है, बेतुक, बेतक बात, मैं ना बेतर्क बात। मतलब कि मैं कह रहा हूं कि यार सचिन तेंदुलकर विश्व के सबसे महान बल्लेबाज है, आप कह रहे हो कि सर जसप्रीत बुमराह ने कल 5 विकेट लिए, तो ये तो बेतर्क बात हो गई ना, बेतुकी वाली बात हो गई। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, तुम कुछ और कह रहे हो, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स, इमोशनल आर्ग्यूमेंट हमेशा गलत होगा। अगर कहीं पर इमोशंस आ गए, अगर कहीं पर तुम्हारी भावनाएं, अगर तुम्हारी कहीं पर भावनाएं आ गई, नहीं रुको, अगर तुम्हारी कहीं पर भावनाएं आ गई, है ना, तो भावनात्मक जितने भी तर्क होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। कैसे एक भावना नहीं संभाली जा रही है, भावनाओं की बात कर रहे हो, है ना, तो भावनात्मक चीजें जो है वो गलत होती है। भावनात्मक चीजें क्या होती है, हमेशा गलत मानी जाती है। अब बात आती है कि आर्ग्यूमेंट कब कब स्ट्रांग होता है। आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग कब कब होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी तो है ना जो स्ट्रांग होंगे। अगर वीक है तो स्ट्रांग भी होगा, मतलब यहां तो हमेशा ही स्ट्रांग होगा। पहला समाज की भलाई, पहला समाज की भलाई, अगर वहां पर समाज की भलाई की बात की जा रही है, समाज की भलाई देखी जा रही है, तो वो हमेशा स्ट्रांग होगा। समाज की भलाई मतलब सोसाइटी, सोसाइटी फेवर, अगर सोसाइटी का फेवर किया जा रहा है तो वो हमेशा सही होगा। दूसरी पॉइंट होगा अनुभव, अनुभव की अगर बात कभी भी की जा रही है, अनुभव व्यक्ति यानी कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है आपके साथ, तो वो हमेशा सही माना जाएगा। लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस मैं क्रिकेट के मैदान पर दिखाऊं या विराट कोहली आकर के मुझे समझाए कि सर पढ़ाना कैसे है ना, तो दोनों में अंतर है ना। वो अपने फील्ड के स्पेशलाइज्ड है, मैं अपने फील्ड का स्पेशलाइज्ड हूं, तो एक्सपीरियंस या अनुभव जो है वो उसी जगह पर होगा, है, ठीक है। फिर यहां पर इररिलेवेंट का मतलब बताया तो मैंने, बेतर्क, बेतुक की बात करी जाए, मतलब जिसका उससे कोई लेना देना ना हो, इररिलेवेंट चीजें, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सरकार, सरकार हमेशा सही होती है, गवर्नमेंट इज ऑलवेज राइट। अगर सरकार ने कहा टैक्स बढ़ना चाहिए तो बढ़ना चाहिए, मतलब बात खत्म, सही है तो सही है, सरकार कभी गलत नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। सरकार जो है वो कभी गलत नहीं होती, ये बात हमेशा फिक्स्ड है। कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपको कभी कोई सजेशन दिया जा रहा है, कोई आपको सलाह दी जा रही है, तो वो भी हमेशा सही मानी जाती है। अब सलाह पॉजिटिव हो, ऐसा ना हो कोई तुम्हें कह दे रहा है एक काम कर, तेरा पेपर नहीं निकला, 15वीं मंजिल से कूद जा, आत्महत्या कर ले, ऐसी सलाह सही नहीं मानी जाती। कोई आपको सलाह दे रहा है कि यार रीजनिंग की बेस्ट पढ़ाई के लिए तुम पुलकित सर की क्लास ज्वाइन कर सकते हो, तो कोई सलाह दे तो वो आपको माना जाता है। कोई वार्निंग दे आपको, कोई चेतावनी दे, वार्निंग दे, कोई आपको चेतावनी दे तो वो भी सही मानी जाती है ना। कोई आपको नोटिस दे, कोई आपको नोटिस दे, वो भी सही मानी जाती है ना। तो ये सारी चीजें आपकी सही मानी जाती है, कब स्ट्रांग मानी जाती है। मतलब ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, बाकी तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको खुद से ध्यान देना होगा कि आर्ग्यूमेंट के आधार पर, मतलब स्टेटमेंट के आधार पर आर्ग्यूमेंट सही है या नहीं। जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना,
कि सरकार ने सभी बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की। अब यहां सरकार ने घोषणा की है, तो मैं आर्गुमेंट ये लगा सकता हूं कि सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए पर्याप्त धन है। अब अगर सरकार ने घोषणा की है तो सरकार के पास पर्याप्त धन है ना? की है ना सरकार ने घोषणा, तो मतलब सरकार के पास पर्याप्त धन है, सिंपल सी बात है। ठीक, सही है, सरकार ने घोषणा की है तो मतलब वो है, सही है। चलो अब यहां पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कि इस चैप्टर में किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक सिंपल, अगर सिंपल आर्गुमेंट दिया गया है वो भी गलत होता है। सिंपल आर्गुमेंट कैसे? जैसे कश्मीर, मान लो कश्मीर से ले लेते हैं, सिंपल आर्गुमेंट भी गलत होता है। बहुत ही सिंपल सी बात कह दी जाए, जैसे साधारण बात कह दी जाए, कैसे कह दी जाए? जैसे मैं बोलूं कि क्या कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए? क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए? आर्गुमेंट पहला सुनो, नहीं, ये पहला आर्गुमेंट है हाँ कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, इससे भारत के में शांति स्थापित होगी, है ना? मतलब जो लड़ाई दंगा है वो खत्म हो जाएगा। तो हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि तुम आज कश्मीर दोगे, कल वो जम्मू मांगेंगे, परसों हिमाचल, फिर उसके बाद पंजाब, फिर दिल्ली, है ना? सिंपल सी बात है, उनकी तो डिमांड बढ़ती जाएगी, तो हम कैसे दे दें? अब लेकिन यहाँ पर ये भी गलत है, वो बोलता है दूसरा आर्ग्यूमेंट, नहीं हमें कश्मीर पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। अब हम भारत जो है वो कश्मीर को सिर्फ इसलिए थोड़ी ना बचाए हुए हैं कि यार उससे विदेशी मुद्राएं अर्जित होती हैं। बहुत सिंपल सा आर्गुमेंट ये हो गया, वो इसलिए बचाए हुए हैं क्योंकि वहां से मतलब वो हमारे राजा महाराजाओं ने यार उसके लिए लड़ाई लड़ी है, उस कश्मीर के लिए, वो कश्मीर हम कैसे दे दें, है ना? तो भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है, भारत का अभिन्न अंग है यार, ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। तो ये कि सिंपल सा आर्गुमेंट था कि नहीं कश्मीर नहीं देना चाहिए क्योंकि उससे हमें बहुत विदेशी मुद्रा मिलती है। अब यहाँ पर सिर्फ नहीं देख करके आंसर मत दे देना कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? जैसे वो 5,000 रुपए अमित को नहीं देने चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसा मान करके चलती है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सो क्वेश्चंस करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए जल्दी से। जैसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए जल्दी से, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, बताइए। ओम नमः शिवाय। अरे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई, नहीं हो गई भी? ये तो हुई ना रही जी ऑल आउट। ओनली वन। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या रहा है, शुड देयर बी यूनिफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स इन कॉलेज इन इंडिया एज इन द स्कूल। कह रहे हैं क्या भारत के कॉलेजों में भी छात्रों के लिए स्कूलों की तरह यूनिफॉर्म होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। अब एक बात बताइए, पीडब्ल्यू में जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं सब कैपेबल है ना? सब अपने अपने अलग अलग कपड़े पहन के आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम कपड़े पहनेगा कोई ज्यादा पहन के आएगा ना, सब कैपेबल है। बट फिर भी पीडब्ल्यू की एक टी शर्ट है, हम तो स्कूल में नहीं, हम तो एक कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, फिर भी एक टी शर्ट है। क्यों है? क्योंकि उससे क्या है, इससे शालीनता में परिवेश, इसकी से परिवेश में शालीनता आती है, मतलब आपको यूनिटी लगती है। ड्रेस जो है वो यूनिटी शो करती है। ड्रेस क्या शो करती है, याद रखिएगा, एक ड्रेस जो वर्ड है ये शो करता है यूनिटी, ये शो करता है यूनिटी। जब गांधी जी आंदोलन पे निकले तो उन्होंने कहा कि धोती कुर्ता पहनो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी अकेले धोती कुर्ता पहन के चल रहे थे, बहुत सारे लोग पहन रहे थे। ठीक है, तो यहां पर जो है ये क्या है, ये है यूनिटी शो करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन स्कूल कॉलेजेस में अगर मैं बात करूं तो स्कूल कॉलेजेस में जो ड्रेस कोड होना चाहिए वो कंपलसरी क्यों है या जरूरी क्यों है? वो इसलिए जरूरी है, वो इसलिए कंपलसरी है क्योंकि स्कूल कॉलेज में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो सबकी आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती। कोई बहुत अमीर होता है, बहुत मिडिल क्लास भी होते हैं, बहुत गरीब बच्चे भी होते हैं। तो जो बहुत अमीर है वो तो रोज ड्रेस बदल के आएगा, वो तो महंगे से महंगे कपड़े पहन के आएगा, बोलेगा देखो आज मैं गुच्ची की शर्ट पहन के आऊँ, आज मैं ज़ारा, है ना? खास करके लड़कियों की तो आदत होती है बताने की, भले वो 200 रुपए मार्केट से लेके आएंगी पर देखो आज मैं ज़ारा का टॉप पहन के आई हूँ। तो फिर वो इंफीरियर फील करेगा सामने वाला, है ना? तो वो दूसरा जो बच्चा होगा, दूसरी जो लड़की होगी, वो इंफीरियर फील करेगी कि यार ये तो बहुत महंगे कपड़े पहन के आई। इसलिए ड्रेस कोड होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, नहीं कॉलेज के छात्रों को नहीं जाना चाहिए और उन्हें कॉलेज आने के लिए अपने कपड़े चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। देखिए आप अपने कपड़े चुनिए, लेकिन कॉलेज का अपना कुछ रूल है, कॉलेज ने कहा ड्रेस पहननी है, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर ये वाली बात तो हम गलत मानेंगे, ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, इसका पहला ही तर्क मजबूत माना जाएगा, तो केवल एक मजबूत है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। ऑप्शन ए जो है उसका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से करेंगे, इसमें क्या कह रहा है। शब्दों का गौर कीजिएगा, यहां पर एक शब्द दिया गया है कंप्लीटली, यहां पर एक शब्द दिया गया है कंप्लीटली, ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से। पूरा का मतलब, कंप्लीट का मतलब ऑल ही होता है। ध्यान से देखिएगा, ये कथन के अंदर दिया गया है। चलिए रोका जाना चाहिए। कह रहा है क्या बच्चों को टीवी देखने से पूरी तरह रोका जाना चाहिए, है ना? कह रहा है कि क्या बच्चों को टीवी देखने से पूरी तरह रोका जाना चाहिए? कह रहा नहीं, हमें टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है। आज के समय में आप मोबाइल लेते हो वो गलत है ना? लेकिन वो भी गलत नहीं है अगर पूरी तरह देखा जाए। टीवी पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, टीवी को माता पिता के ऑब्जर्वेशन में बच्चों को दिखाना चाहिए, जिससे 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 उनको सही चीजों का पता चल सके। जरूरी नहीं है कि आप उन्हें पिक्चरें दिखा रहे हो, नेटफ्लिक्स नहीं दिखाना है उनको, डिस्कवरी चैनल दिखाना है, हॉटस्टार नहीं दिखाना है उनको, है ना? उनको डिस्कवरी दिखानी है, उनको न्यूज चैनल दिखाने, न्यूज चैनल भी ऐसे वाले नहीं जिसमें लड़ाई चल रही है सरकार की, है ना? दो बैठे हैं वो, दोनों तरफ के विपक्ष और पक्ष के, वो उसको गाली दे रहा है, उसको मान रहा है, ऐसे वाले नहीं, है ना? प्रॉपर मतलब जो
करंट वाला चीज है, करंट अफेयर्स है, ये सब दिखाना चाहिए, तो जिससे बच्चे में जागरूकता आएगी। भाई तो टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा भी तो प्राप्त होती है, टेलीविजन के माध्यम से सिर्फ अश्लीलताएं प्राप्त नहीं होती जो आजकल चल रही है ना, सिर्फ अश्लीलताएं नहीं है, टेलीविजन में शिक्षा भी है। अब वो चूज आपको करना है, ठीक है, कि क्या दिखाना है क्या नहीं। और मोबाइल से अच्छा है टेलीविजन, मोबाइल से बेहतर है टेलीविजन, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, बच्चों के अध्ययन को बाधित करता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे के अध्ययन को बाधित करता है इसलिए आप पूर्णतः प्रतिबंधित कर दीजिए। वहां पूर्णतः प्रतिबंधित लिखा है, पूर्णतः प्रतिबंधित होने में और उसमें लिमिट लगाने में अंतर होता है। किसी चीज में लिमिट लगाना ज्यादा अच्छा होता है और किसी चीज में पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना बहुत गलत है। अभी मैं आपसे बोलूं कि आपको पूर्णतः मोबाइल चलाने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, तो आप बोलोगे सर हम पढ़ेंगे कैसे, हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, जमाना बदल गया है ना। आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो लगभग 98% जो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे पिन कोड होते हैं ना, जैसे मुरादाबाद का 244001 है, इस पर पहुंच चुकी है, पोस्टल कोड्स पर। तो 98% लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, 2% ऐसे है जहां पर आज भी हम नहीं पहुंच पाए। तो लेकिन अगर हम मोबाइल प्रतिबंधित कर दें तो दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, मोबाइल का यूज लिमिट करना है। हमें अपने फोन में इंस्टाग्राम अगर चलिए यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, उसमें मैसेज भी आते हैं, नहीं करोगे तो फिर हमें कौन मैसेज करेगा, हमें कौन फॉलो करेगा ना, सीधी बात है, बहुत सारे बच्चे फॉलो भी करते हैं। तो लेकिन उसकी लिमिट है। आपका इंस्टाग्राम एवरेज वॉच टाइम अगर 30 मिनट से ऊपर है तो दिन में आपने ये मान लीजिए 4 घंटे जो है मोबाइल चलाया है, इंस्टाग्राम चलाया, 3-4 घंटे आप इंस्टाग्राम चलाए, क्योंकि इंस्टाग्राम लगातार तो कोई चलाता नहीं है, रील्स देखी फिर हट गए। तो ये वाली चीजें बहुत गलत है, लिमिटेड होना चाहिए। फेसबुक तो होना ही नहीं चाहिए बच्चे के फोन में, जब तक आप सिलेक्शन ना ले लो, फेसबुक आपके फोन में होना ही नहीं चाहिए, मैसेंजर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम रख लो, व्हाट्सएप रख लो, इंस्टाग्राम की लिमिट 30 मिनट मैक्स, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर कह रहा है कि तो यहाँ पर जो है पहला वाला स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, दैट लिमिट के साथ हम करेंगे, पूरी तरह प्रतिबंधित करना गलत है। अब यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए पहले, बताइए इसका आंसर जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बताइए जल्दी से क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। भैया हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक राष्ट्रीय नेता वो थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, बस सिंपल, ठीक है। जिसमें मुख्यतः अगर आप देखोगे तो जो हॉलिडे होता है, नेशनल हॉलिडे, वो गांधी जयंती पर ही होता है, उसके अलावा तो नहीं होता है ना। तो भैया अगर आप यहाँ पर एक चीज सोचो, एक बार की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम पे वो थे, क्या नाम है उनका, जो थे, क्या बोलते हैं, कोई राष्ट्रपति थे अमेरिका के, नाम भूल रहा हूँ मैं, माइंड से स्लिप हो रहा है। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते थे तो हमारा जो शेयर मार्केट है ना वो डाउन हो जाता था। तो हमने इसका कारण पूछा कि हाँ, बुश बुश साहब, कि ये जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो डाउन क्यों हो जाता है। रीजन है कि सचिन की बैटिंग देखने के लिए अमेरिका के लोग भी भाई साहब बहुत ज्यादा उस पर तत्पर हो जाते हैं, ठीक है। ये उन्होंने कहा था, ये उन्होंने ऑफिशियल बयान दिया था ओबामा ने। तो भैया एक बात सोचो, जब एक इंसान के बैटिंग करने पर क्रिकेट के मैच में शेयर मार्केट डाउन हो सकता है, सोचो हम एक दिन की छुट्टी कर देते हैं, बहुत गलत है मेरे हिसाब से। छुट्टियां होनी नहीं चाहिए, संडे के अलावा कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, हफ्ते में एक दिन का रेस्ट मिल रहा है, बस खत्म बात। उसके अलावा आपकी लीव कैसी होनी चाहिए, जो आपकी मतलब कैसी लीव होनी चाहिए, आपकी अनहैप्पीनेस लीव होनी चाहिए, आप हैप्पी नहीं फील कर रहे तब आपको छुट्टी मिलनी चाहिए। आपकी सिक लीव होनी चाहिए, आप परेशान है, आप सिक है, आपकी तबीयत खराब है, तब आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, है ना। ये छुट्टियां मुझे भी नहीं आती कि हर हर उस पर त्योहार पर छुट्टी होती है, दिवाली पर होती है, चलो ठीक है ना, या छठ पर होती है, ठीक है ना। ऐसे ही हम कहेंगे होली पर होती है, ठीक है, ऐसे हम कहेंगे रक्षाबंधन पर होती है, ठीक है, ऐसे हम कहेंगे ईद पर होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत ज्यादा छुट्टियां हैं हमारे देश में, ठीक है। 5 डेज वर्किंग कल्चर हो, सैटरडे संडे 100 दिन की छुट्टियां ये बढ़ जाएंगी, तो देश में काम कब होगा, छुट्टियां छुट्टियां होंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो नहीं, ऐसी अनाधिकृत छुट्टियों से राष्ट्रीय प्रगति में बाधा आती है, बिल्कुल सही बात है। जो अनशेड्यूल्ड हॉलीडेज होते हैं उससे जो हमारा देश है वो बहुत ज्यादा हैम्पर होता है, ठीक है। तो इतनी छुट्टियां भी नहीं होनी चाहिए, सही चीज है ये। कह रहा है हाँ, लोग दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। अभी श्रद्धांजलि दीजिए जाकर के, श्रद्धांजलि देने के लिए छुट्टी क्यों चाहिए तुम्हें, श्रद्धांजलि देने जाने 2 मिनट लगते हैं श्रद्धांजलि जाने में, देखिए आइए श्रद्धांजलि, है ना। आप जरूरी थोड़ी ना आप यूपी में रहते हैं लेकिन आपका कोई राष्ट्रीय नेता, आपका कोई महत्वपूर्ण नेता का निधन महाराष्ट्र में हुआ है तो महाराष्ट्र जाके ही श्रद्धांजलि देंगे, नहीं आप यूपी में भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, पार्क में उनका फोटो लगा करके और लोगों को इकट्ठा करके श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अपने ऑफिस के बाद दीजिए, शाम को 6 बजे, मान लीजिए आपका 9 से 6 की जॉब है, 6 बजे के बाद दीजिए। आपकी दोपहर में 3 से 10 की जॉब है तो आप सुबह जाके दीजिए। तो उसके लिए आपको छुट्टी क्यों चाहिए, मैं आपकी छुट्टी पता है कब होनी चाहिए, सच्चाई है। मैं तो मेरे हिसाब से अगर छुट्टियां हो ना तो मैं छुट्टी दूं आपको आपके स्पेशल डे पर, आपके जन्मदिन पर, आपकी मैरिज एनिवर्सरी पर, आपके बच्चे के जन्मदिन पर, क्योंकि उन दिन आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करोगे, उस दिन आपको छुट्टी होनी चाहिए। जब आपके घर में कोई दुख हो जाए, कोई समस्या हो जाए, है ना, कोई मतलब भगवान ना चाहे कोई निधन हो जाए, तब आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, पर हम चाहते हैं कि ऐसे हो। कह रहा शुड द नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज बी मेड कंपलसरी फॉर, हिंदी भाषा का ज्ञान कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, यानी कि पीएसयूज की बात हो रही है। पीएसयूज में अगर हम बात करें तो जैसे आपका बैंक हो गया, अब बैंक में एक कर्मचारी है, वो काम करता है कर्नाटक में, है ना, और कर्नाटक में जो क्षेत्रीय लोग हैं वो कन्नड़ भाषा बोलते हैं। तो अब एक बात बताइए कि मैं अगर हिंदी जानता भी हूं और मैं कर्नाटक में पोस्टिंग हो जाती है, मेरी किसी गांव के क्षेत्र में पोस्टिंग हो जाती है, तो क्या मैं उनसे बातचीत कर पाऊंगा, उन्हें हिंदी आती नहीं, उन्हें इंग्लिश आती नहीं।
तो पीएसयूज में जहां आपकी पोस्टिंग हो वहां पर आपकी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक होगा या आवश्यक होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा का, देखिए हिंदी हम राष्ट्रीय भाषा मानते हैं, लेकिन लोग नहीं बोलते ना, सब लोग हिंदी नहीं बोलते ना। और भारत देश जो है वो संवैधानिक देश है, वहां आप किसी से किसी की भाषा नहीं छीन सकते। ऐसा नहीं है आप कर्नाटक वालों से कहोगे ए तू अपनी भाषा में दे दे, है ना, ऐसा तो नहीं कह सकते। या महाराष्ट्र में आप जाके कहोगे ए तू मराठी बोलना छोड़ दे, ऐसा नहीं कह सकते। तो जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा का अगर किसी को ज्ञान होगा तो ज्यादा बेहतर वो समझ पाएगा कंडीशन को। कह रहा है हाँ, समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों से निपटने के लिए आवश्यक है। भैया देखिए यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ हिंदी ही समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को नहीं आती, है ना। अभी हमारी क्लास में जैसे हम देखते हैं काफी बच्चे जो आउट ऑफ यूपी हैं या आउट ऑफ एमपी हैं, आउट ऑफ मतलब अगर हम बात करें साउदर्न स्टेट्स में रहते हैं या नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग हिंदी नहीं बोल पाते यार इतने अच्छे से, वो लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते इतने अच्छे से। वो कहते हैं कि सर हमारी क्षेत्रीय भाषा में पेपर होगा या नहीं होगा, कहते हैं नहीं कहते, इसलिए 21 भाषाओं में पेपर होता है। नहीं, हर कर्मचारी को हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है ना। तो ये बात सही है कि हर कर्मचारी को हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर कर्मचारी को हिंदी भाषा का ज्ञान हो ही हो। तो ऑप्शन 20 का आंसर है, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बताओ। ओम नमः शिवाय। नहीं, मैं मुंबई से नहीं हूं भाई, मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से हूं। क्यों होना चाहिए? इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारी सरकार करती नहीं क्योंकि सरकार को पैसा मिलता है। वैसे तो शराब भी प्रतिबंधित होनी चाहिए, पर हमारी सरकार करती नहीं क्यों? सरकार को पैसा मिलता है। ठीक है, कह रहा नहीं, यह हजारों श्रमिकों को बेरोजगार कर देगा। हाँ, यह पटाखा निर्माता काफी हद तक बाल श्रम का उपयोग करते हैं। ठीक है, कह रहा नहीं, ये मतलब प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए क्योंकि हजारों श्रमिकों को बेरोजगार कर देगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि इस बात को हम दोहरा सकते हैं, इसको हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पटाखा निर्माण कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, डेफिनेट काम करते हैं। और अगर ऐसा कोई स्टेप लिया गया तो जो है वो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है कि हाँ, इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि पटाखा निर्माण कंपनियां जो है काफी हद तक वो बाल श्रम का उपयोग करते हैं। ये बात प्रूव्ड है, ये बात जो है तथ्यों में लिखी गई है, ये बात फैक्ट है कि मतलब ये फैक्ट है कि काफी हद तक जो है ना 80 बाल श्रम होता है, मतलब इनमें बच्चे काम करते हैं। जो पटाखा निर्माण कंपनियां होती हैं, अब अपने आसपास में जाकर के देखना कि जो भी आपके आसपास की पटाखा निर्माण कंपनियां होंगी उसमें ज्यादातर बच्चे ही काम कर रहे होंगे, बड़े बहुत कम काम कर रहे होंगे। उसमें आपको दिखेंगे 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, ज्यादातर, मैक्सिमम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, यहां पर ध्यान से करिएगा। अभी सरकार ने इस पर बहुत स्टेप्स भी लिए हैं, तो इसलिए रिसेंट क्वेश्चन है। मैं कई बार कोशिश करता हूं कि वो क्वेश्चन लाऊं जो रिसेंट हो, ताकि आपको एग्जाम में देखने के लिए डायरेक्ट मिल जाए। ओम नमः शिवाय। के उपयोग पर कुल प्रतिबंध होना चाहिए, मतलब पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की थैलियों पर पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं लगाए गए, बल्कि कुछ नॉर्म्स लाए गए कि इतने एमएम से ऊपर की प्लास्टिक आपकी थैली आप नहीं बेचोगे, है ना, कुछ नॉर्म्स लाए गए, याद करो। तो वही चीज कह रहा है, नहीं, इसके बजाय प्लास्टिक की थैलियों की मोटाई जिसका उपयोग पर्यावरण को वह बहुत नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सकता है को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। और ये हुआ भी, यही हुआ है, पूरी तरह प्रतिबंध नहीं किया गया प्लास्टिक्स को। आप अगर ध्यान दोगे तो प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं की गई। ठीक है, लेकिन करना भी चाहिए। दोनों ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं कि प्लास्टिक को आप पूरी तरह प्रतिबंधित किए बिना जो है ऐसी प्लास्टिक बनाइए जिससे जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। कह रहे हाँ, प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग से जल प्रदूषण और जल जमाव जैसी विभिन्न समस्याएं पैदा होती हैं और इस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है ना। ये बात भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही कहलाएंगे। यहाँ पर भी जो दोनों ही पॉइंट्स हैं वो बहुत सही है, डिप्लोमेटिक आंसर है इसमें, दोनों दोनों ही पॉइंट्स ठीक है ना। किसी जगह पर नहीं भी प्रतिबंधित होनी चाहिए और कहीं पर प्रतिबंधित होनी भी चाहिए। सो डिप्लोमेटिक आंसर आएगा इसमें, दोनों ही जो आर्ग्यूमेंट्स है वो इसमें सही आएंगे। पोल ना लगाऊं मैं अगर आप क्या हो तो, क्योंकि पोल ना लगाने से कुछ क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर कोई भी गलत नहीं देगा, वरना मैं मारूंगा बहुत जोर से, मुक्का मारूंगा खींच के। चलो करो, इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी गलत नहीं देगा। की स्थापना की जानी चाहिए, कह रहा नहीं की जानी चाहिए। हमने अभी तक साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। अब एक बात बताओ, हमने पहले ही साक्षरता यानी कि लिटरेसी का लक्ष्य हासिल नहीं किया है और हम जो है नई यूनिवर्सिटीज भी स्थापित ना करें, कितनी गलत बात है। नहीं, हमें उच्च शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम जो है वो नई यूनिवर्सिटीज बनाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे पढ़ तो जाएंगे लेकिन वो रहेंगे तो बेरोजगार। इसलिए बनाओ ही मत, नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो नहीं बढ़ेगा इंडिया। वो वाली बात नहीं हो गई कि गरीबी को कैसे खत्म किया जा सकता है, गरीबों को खत्म करके। भाई गरीबी को खत्म करना आसान तो है नहीं, तो क्या करो, गरीबों को मार दो, एक साथ निपटा दो सबको, है ना, चला दो एक आध न्यूक्लियर, खत्म बात। तो ऐसे यहाँ पर है भैया, जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो वो ये जॉब कैसे मांगेगा। ये हमारी सारी सरकारें, ऐसा नहीं है मैं बीजेपी कांग्रेस किसी की बात नहीं कर रहा, सारी सरकार, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि लोग उनसे कुछ डिमांड ही ना करें। डिमांड कब नहीं करेगा, जब उसे नॉलेज नहीं होगी। तुम पढ़ोगे नहीं तभी तो तुम्हें नॉलेज नहीं होगी। अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो तुम सरकार से डिमांड करोगे, है ना, और सरकार से तुम डिमांड करोगे तो सरकार को सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेगी तो तुम बदलाव चाहोगे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि लोगों को पढ़ाओ ही मत। जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। सही है,
तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि नहीं, यूनिवर्सिटीज खोलो ही मत, क्योंकि खोलोगे तो बेरोजगारी तो आएगी आएगी, वो भी शिक्षित बेरोजगारी आएगी, तो इससे अच्छा पढ़ाओ ही मत। कम से कम वो ये तो कहेंगे तुमने पढ़ लिख नहीं रखा, तुम अशिक्षित हो, तुम में शिक्षा की कमी है, तुम्हें काहे नौकरी दें हम, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुम में से कई लोगों के लिए है ये। करो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। द एक्टर्स बी कंप्लीटली बैन इन द मूवीज इन इंडिया। क्या भारत में फिल्मों में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए अभिनेताओं द्वारा सिगरेट और शराब का पीना? बिल्कुल, क्योंकि लोग आइडियल मानते हैं इनको। यार एक बात बताओ, अक्षय कुमार तो भाई है अपना, और अक्षय भाई आकर के कहे कि दाने दाने में केसर का स्वाद, दाने दाने में केसर का स्वाद, है ना। तो भैया लोग तो लेंगे ना, पता है लोगों को कि यार अक्षय कह रहा है तो यार सही होगा, तो लोग प्रभावित होते हैं। तुम किससे प्रभावित होते हो? तुम अपने आइडियल से प्रभावित होते हो, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, इससे भारत के युवाओं के बीच शराब पीने और सिगरेट पीने की प्रवृत्ति में काफी कमी आएगी, डेफिनेट आएगी। आज के टाइम में 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, है ना, ऐसे गाने बन रहे हैं। और वो अपने दिलजीत पाजी 4 पैग वाला गाना उनका, तो लोग दिखा रहे हैं। अक्षय कुमार मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र है मेरा, है ना। तो वो अजय देवगन की तरह बोलता है कि भाई मैं जो है ना, जैसे अजय देवगन सिगरेट पकड़ के और साथ में ग्लास लेके पकड़ सकता है ना, मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ। तो मतलब वो दिखाता है बिल्कुल करके कि पता नहीं वो इस फिंगर में दिखाता है कुछ ऐसे करके कि अजय देवगन इस फिंगर में सिगरेट पकड़ते हैं और ऐसे ग्लास पकड़ते हैं। प्रभावित होते हैं यार लोग इनसे, ठीक है। बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार, या मतलब ये मैंने एक एडवर्टाइजमेंट की बात कर दी, मैं मूवीज की ही बात कर रहा हूँ। मूवीज में आपने देखा होगा एक्टर्स जो हैं वो ड्रिंक करते हैं, है ना, तो वो बहुत स्टाइल में गिलास पकड़ते हैं, तो लोग उससे प्रभावित होते हैं कि यार इस तरीके से जो है वो प्रभावित होना चाहिए। और एडवर्टाइजमेंट में मैं भी आपको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट कभी शराब का तो नहीं किया जाता। आपको लगता है कि शराब का एडवर्टाइजमेंट होता है? या अक्षय कुमार आकर के कभी ये बताए हैं कि ये गुटखा है? नहीं बताए होंगे। उन्होंने कहा पान मसाला, ठीक है, या उन्होंने कहा केसर का स्वाद। क्यों? क्योंकि शब्द प्रतिबंधित है, आप शराब नहीं बेच सकते, आप शराब का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, आप गुटखे का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, तो वो दूसरी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो मूवीज में लोग अपना लुक दिखाने के लिए जो है, प्रभावित करने के लिए ही तो ये सभी होते हैं, लेकिन उससे युवा जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, और युवाओं के प्रभावित होने की वजह से ही, और ये आंसर मैं नहीं दे रहा, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनकी थ्योरेटिकल वे में, ठीक है। तो जो एग्जामिनर्स ने माना हुआ है मैं उसी की बता रहा हूँ कि यस बिल्कुल, इससे शराब पीने की जो प्रवृत्ति है उसमें काफी कमी आएगी, क्योंकि लोगों में प्रभावित कम होगा, इनडायरेक्टली लोगों को प्रभावित किया जाता है शराब से या सिगरेट से, ठीक है। कह रहा नहीं, फिल्म निर्माता की रचनात्मक गतिविधियों पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, शराब पीना रचनात्मक है? आपके माता पिता कहते हैं आपसे यार तुम शराब पिया करो, क्यों भाई राजा जी, ऐसा कहा जाए? क्यों भैया राजा जी, ऐसा कहा जाए आपसे कि यार राजा जी, आपके माता पिता आपसे बोले आजा यार तू शराब पिया कर, तेरी रचनात्मकता जो है ना निकल के आएगी। क्या शराब और सिगरेट रचनात्मकता को प्रेजेंट करते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं करते शराब और सिगरेट ही रचनात्मकता को, ठीक है। शराब और सिगरेट जो है वो रचनात्मकता थोड़ी ना, क्रिएटिविटी थोड़ी ना है। क्रिएटिविटी दिखानी है दिखाओ। बच्चों की मूवीज नहीं आती, छोटे बच्चों की जो मूवीज आती है उसमें कितनी क्रिएटिविटी होती है, शराब से क्रिएटिविटी आ रही है सारी, है सिगरेट से ही सारी क्रिएटिविटी आ रही है। देखो कैसे इन्होंने सिगरेट पकड़ी है, क्या रचनात्मकता है, वाह क्या बात है। ऐसे दाने दाने केसर का स्वाद, क्या रचनात्मकता है, वाह भाई वाह, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यार। अभी फिर यूरोप को ले आए हमने, अभी तो समझाया था कि हम जो है वो कंपेयर नहीं करेंगे दूसरे देश से अपने देश को, पहली बात तो ये है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। भारत में प्रतिबंधित होनी चाहिए। हाँ ये बहुत सस्ते हैं, इसलिए स्थानीय खिलौने निर्माताओं को व्यवसाय से बाहर कर देंगे। देखिए हम ना, मतलब किसी देश से कोई भी चीज आ रही है तो ऐसे प्रतिबंधित इस वजह से नहीं कर सकते उसका प्राइस कम है। आप कम प्राइस में बेचो ना, प्राइस कम है उनका, इस वजह से उनको प्रतिबंधित नहीं कर सकते। सुनो ना, कारण देखो, कारण बहुत सिंपल है। इस कारण से हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि उनका प्राइस कम है। कम प्राइस तो जनता चाहती है ना भाई, मैं भी चाहूंगा ना मुझे कम प्राइस में चीजें मिले। थोड़ा सा सोचो जरा, ये दिमाग लगाओ रमन, सोचो कि तुम अपने बच्चों को खिलौने दिलाने ले जाओगे भविष्य में, और वो खिलौना 1,000 रुपए का है, और उसी की पड़ोस वाली दुकान में वही सेम खिलौना 100 रुपए का है। तुम किससे लोगे? 100 रुपए वाले से लोगे, सेम खिलौना है। जबकि वो बता के लेना भैया ये चाइना का आइटम है, ये भारत में बना है। लेकिन तुम 100 रुपए का बनाओ ना यार भारत में, क्या दिक्कत है तुम्हें 100 रुपए का बनाने में? तुम बना के बेचो यार 100 रुपए का, ये तो मार्केट है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कोर्स 10,000 का लाए और हमारा कोई कॉम्पिटिटर कोर्स 20,000 का लाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर वो ये बोले कि नहीं यार ये तो सस्ता बेच रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तुम 10,000 का बेचो ना, तुम वो क्वालिटी सबको 10,000 में दो ना, सिंपल सी बात है। तो यही चीज यहाँ पर है, कह रहा है कि हाँ ये बहुत सस्ते हैं और इसलिए स्थानीय खिलौना निर्माताओं को व्यवसाय से बाहर कर देंगे, इस वजह से कम कर देना, ये थोड़ी ना गलत है। तुम बेचो ना उतने में, तुम क्वालिटी दो उतनी, मना कौन कर रहा है?
नहीं, भारतीय खिलौना बहुत बेहतर गुणवत्ता के और उनकी बिक्री प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब प्रतिबंधित कर देना चाहिए, नहीं होगी ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिक्री प्रभावित नहीं होगी, इसमें दोनों ही गलत है, दोनों ही धारणाएं जो स्ट्रॉन्ग नहीं है। डेफिनेटली भारतीय जो गुणवत्ता है, पहली बात तो भारतीय गुणवत्ता की बात नहीं करी गई, ठीक है। तो दूसरी चीज, भारतीय गुणवत्ता कितनी बेहतरीन हो, अगर चीज सस्ती होगी तो डेफिनेटली प्रभावित होगी ही होगी, ये बात सच है, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड जो है ना, ये डिजिटल बोर्ड भारत के अंदर सबसे पहले एलजी वगैरह लाए, फॉर एग्जाम्पल एलजी जब डिजिटल बोर्ड आया 5-6 लाख रुपए के आते थे, जब हमने 2019 में पहला बोर्ड लिया था अपना, तो ये हम कुछ ऐसे ही पड़ा था 6-7 लाख। आज के जमाने में डिजिटल बोर्ड 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख रुपए मांगने लगा। तो क्यों? क्योंकि चीजें सस्ती हो गई, ठीक है। बाहर जाकर के हमें कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। कुछ भी अगर हम सोचते हैं क्वेश्चन से बाहर जाकर के, तो वैसे भी गलती हो रहा है, सही है। फिलहाल अभी टाइम हमारा पूरा